अस्सलाम वालेकुम। मैस एनालाइजर इन मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। आज एक नया मैस एनालाइजर है, यह है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहली बात, टाइम ऑफ फ्लाइट दो तरह के हो सकते हैं। सही है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। देयर आर टू टाइप्स टू टाइप्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट। इसको अमूमन हम रिप्रेजेंट करते हैं TOF से। अब वो कौन कौन सी दो टाइप्स है? सबसे पहले अगर टाइप देखी जाए तो ये है लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट। लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसको लीनियर क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट। इसके बाद सेकंड है रिफ्लेक्ट्रॉन। रिफ्लेक्ट्रॉन टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, TOF। एक है लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट, एक है रिफ्लेक्ट्रॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है जी लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हेडिंग दे दो लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट। लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट को अमूमन TOF से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। सही है, लीनियर TOF लिख लो, बात नफ है। सही, अमूमन जो पेपर में पूछा जाता है TOF ही यूज़ कर रहे थे। एक्सप्लेन TOF एज अ मैस एनालाइजर इन मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। से वो TOF भी यूज़ कर सकता है या पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट भी यूज़ कर सकता है वर्ड। तो ये जो एब्रीविएशन है इसको लाजमी याद रखा करें। अब ना इसकी अगर इंस्ट्रूमेंटेशन देखें, इंस्ट्रूमेंटेशन देख के आपको ये भी पता चल जाएगा इसको लीनियर क्यों कहते हैं। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में। इसमें जो आयंस मूव करते हैं वो सीधी लाइंस में मूव करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लीनियर। अगर इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की जाए ना तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट करता है इन चंद एक पार्ट्स में। सबसे पहली चीज़ हमारे पास इसमें आयोनाइजेशन चैम्बर होगा। ये हमारे पास आ गया आयोनाइजेशन चैम्बर। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाएं। तो मेनली बात होती है कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए ये किस तरह काम करता है। सही, यहाँ पे हमारे पास होता है कैथोड, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बीम पैदा होती है। ये हमारे पास है एनोड, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम पैदा होगी, नीचे की तरफ मूव करेगी। सही है, तो इसके बाद आपने सैंपल को एंटर करना है यहाँ से। तो ये हमारे पास आ गया जी सैंपल। और अमूमन जो टाइम ऑफ फ्लाइट में टेक्निक यूज़ की जाती है वो होती है माल्डी। माल्डी टेक्निक को अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। तो लेकिन और भी टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट स्पेशली अगर कहा जाए वो माल्डी के लिए। माल्डी के लिए क्यों है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ से आके सबसे पहले ये चीज़ आयंस में तब्दील होगी। किस में तब्दील होगी? आयंस में। और यहाँ पे हमने लगा रखी होती है कंट्रोल ग्रिड। ये क्या हमारे पास? कंट्रोल ग्रिड। अब आपके जो भी आयंस यहाँ बनेंगे इनका देखें मुख्तलिफ साइज होगा। सही, M/E वैल्यू मुख्तलिफ होगी। ये बात एक सिंपल सी याद रखिएगा। यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ के आयंस होंगे। एक आयंस ये है बड़े साइज़ के, इसके बाद छोटे साइज़ के होंगे। सही, फिर बड़े साइज़ के, इसके बाद मिडल साइज़ के होंगे, दरमियान वाले साइज़ के। तो इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ के आयंस यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब होता क्या है कि हम इसको यहाँ पे हमारे पास आयन कलेक्टर लगा होता है जिसने आयन को कलेक्ट करना होता है। ये क्या हमारे पास कलेक्टर डिवाइस कह लो या आयन कलेक्टर कह लो, बात एक है। कलेक्टर डिवाइस है, ये हमारे पास कलेक्टर डिवाइस है। अब इसके बाद होता क्या है कि यहाँ से इसके अंदर कोई भी हमने ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होती है ना ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई होती है। यहाँ से आयंस बनते हैं, इनको एक्सलरेट करके यहाँ से आगे की तरफ मूव कर दिया जाता है, बस ये काम है। अब होता यह है कि अपने M और V वैल्यू की बुनियाद पे या मैस की बुनियाद पे, सिंपली मैं कहूँ ना मैस की बुनियाद पे ये सारे के सारे आयंस अलग हो जाते हैं। किस तरह अलग होंगे? जिनका मैस सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे होंगे। सही, इसको हम यहाँ से फ्रीली रोटेट करवा देते हैं, आगे की तरफ मूव करवा देते हैं। सही है, इसको हम इतने रीजन को, इसको हम नाम दे रहे होते हैं ड्रिफ्ट ट्यूब का। क्या नाम दे रहे होते हैं? ड्रिफ्ट ट्यूब का नाम दे रहे होते हैं। और यहाँ से आयंस आपके फ्रीली आगे की तरफ मूव करते हैं। ना तो यहाँ पे याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। सही है, तो अब ये जो आयंस मूव करते हैं तो इनके मैस की बुनियाद पे सारे के सारे अलग हो जाते हैं। जो सबसे छोटे साइज़ के होंगे वो सबसे आगे होंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे दरमियाने साइज़ के आयंस। और इसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास
आएंगे बड़े साइज़ के आयंस। बड़े साइज़ के आयंस अमूमन लास्ट में होते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, देखो अगर यहाँ से आयंस निकलते एक चीज़ श्योर करनी पड़ती है, वो है जी इनकी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से जितने भी आयंस बने इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए। क्या चीज़ सेम होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी सेम होने से काम रहा, देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर जितने भी आयंस यहाँ पे बने हैं, गौर कीजिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी आयंस बने हैं अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हुई तो हाफ mv² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सही है, क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, तो ये हाफ mv² सबके लिए क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। अब देखो अगर एक आयन का मैस, अब इन दोनों के दरमियान में अगर रिलेशनशिप देखोगे ना, v को उठा के इसके नीचे ले जाओ, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को मैं k से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और यह बन जाएगा v², यानी कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v²। इसको जरा गौर से देखिएगा, मतलब अगर किसी चीज का मैस जितना कम होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए जिसका मैस सबसे कम है वो सबसे आगे है, जिसका मैस सबसे ज्यादा है वो सबसे पीछे है। यहां से हमें पता चल गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली कंसिस्ट कर रहा है कि सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी आयंस यहाँ पे बने उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए। सही है, और हमारे पास सबसे पहले आयंस बनते हैं, बनने के बाद उसको आगे की तरफ मूव करवा दिया जाता है। सही है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख लो, द सेम काइनेटिक द आयंस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एंड डिफरेंट वेलोसिटीज। और इसकी वेलोसिटीज क्या होगी? एंड डिफरेंट। अगर देखो काइनेटिक एनर्जी सेम तो वेलोसिटीज डिपेंड करेंगी मैस के ऊपर। डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ आयंस विच डिपेंड ऑन, जो कि डिपेंड कर रही होती है, इनहसार कर रही, विच डिपेंड ऑन मैस ऑफ आयन। मैस ऑफ आयन, जो मैस ऑफ आयन पे डिपेंड कर रही होती है। पहली चीज ये याद रखनी है। इसके बाद सेकंड नंबर पे, इफ आयंस आर लेफ्ट, इसमें इसकी बात करूं तो ड्रिफ्ट ट्यूब में अगर आयंस को छोड़ दिया जाए तो यहां से यहां पे पहुंचने के लिए डिफरेंट टाइम, देखो सबसे पहले छोटे साइज के पहुंचेंगे, इसके बाद बड़े साइज के हिसाब से लास्ट में सबसे बड़े साइज के पहुंचेंगे, तो मुख्तलिफ टाइम लगा रहे हैं। इसी चीज को हम नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। मुख्तलिफ आयंस मुख्तलिफ टाइम लगाएंगे। सही है, इफ आयंस आर लेफ्ट, अगर आयंस को छोड़ दिया जाए, आर लेफ्ट to float in a straight line, straight line through a field free region। यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होगी, थ्रू आ, यहाँ पे थ्रू आ फील्ड फ्री रीजन, दे विल टेक डिफरेंट टाइम्स, ये मुख्तलिफ वक्त लेंगे। दे विल टेक, ये लेंगे डिफरेंट टाइम्स टू ट्रेवल इन अ डिस्टेंस, डिफरेंट टाइम टू ट्रेवल इन अ गिवन डिस्टेंस, जो आपको फासला दिया गया है इसमें मुख्तलिफ टाइम ले रहे होते हैं। सही, पहले नंबर पे ये चीज़ याद रखिएगा। अपना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे लगातार आयंस पैदा करता रहता हूँ तो आपके सारे आयंस लगातार पैदा होते रहेंगे, यहाँ तक पहुँचते रहेंगे, हमें ना तो पता चले कौन से किसका मैस ज़्यादा है किसका मैस कम। देखो पहले ये आए, यहाँ पे ये सेपरेट हो गए, फिर पीछे से और आए और सेपरेट हो गए, यानी आपके सारे के सारे एक वो बंच सा बन जाएगा। लगातार आपको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लगातार सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। ये बात एक सिंपल सी याद रखिएगा। तो अब इसी के रेलिवेंट मैं एक यहाँ पे बात लिखूंगा कि आपको यहाँ पे आयंस की एक पल्स चाहिए जो एक दफ़ा पैदा हो जाए, यहाँ पे आ जाए, उसके बाद वही आयन सेपरेट हो, पीछे से कोई और ना आए। देखो अगर पीछे से लगातार आते रहे तो वहाँ से तो आपको ना तो पता चले कौन सा आयन आ रहा है, बड़े साइज़ का आ रहा है, छोटे साइज पीछे से आएंगे, वो दोबारा फिर सेपरेट होंगे आएंगे। सही है, इस तरह आपके पास कंटिन्यूसली सिग्नल आता रहता है। हमें कंटिन्यूसली चाहिए, सिर्फ हमें एक पल्स चाहिए आयंस की। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट
वी रिक्वायर्ड, हमें ज़रूरत पड़ती है, वी रिक्वायर्ड अ पल्स ऑफ आइन, अ पल्स ऑफ आइंस। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0.25 माइक्रो सेकेंड में आइंस को पैदा कर रहे होते हैं। सही है, तो दैट आइंस आर प्रोड्यूस इन पल्स, आइंस आर प्रोड्यूस्ड, आइंस को पैदा किया जाता है इन पल्स, पल्स में, इन पल्स, लास्टिंग फॉर ओनली, लास्टिंग फॉर ओनली, फॉर ओनली about 0.25 माइक्रो सेकेंड। सही है कि आपके पास जो पल्स पैदा हो वो 0.25 माइक्रो सेकेंड तक पैदा हो, इसके बाद ज़्यादा ना हो। देखो 0.25 माइक्रो सेकेंड है, सेकेंड भी नहीं है। सही, तो इसको लाजमी याद रखिएगा कि आपके पास सिर्फ पल्स ऑफ आइन, इसलिए हम यहाँ पे मार्ली टेक्निक को यूज़ करते हैं। मार्ली टेक्निक में सिर्फ पल्स आइन की पैदा होती है, लेज़र को छोड़ने के बाद यहाँ पल्स पैदा होगी, उसको आगे हम एनालाइज कर लेते हैं। इसमें ना थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को समझिएगा। देखिए, हम काइनेटिक एनर्जी को लिखने के लिए दो तरह की इक्वेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, इसमें मैथमेटिकली थोड़ी सी काम कर लेते हैं कि आप समझ जाएं मैथमेटिकली। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, और इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों को मैं कंपेयर करने लगा हूं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी। और याद रखिए ये वोल्टेज है और ये वेलोसिटी है, ये दोनों में फर्क याद रखिएगा। दिस इज वोल्टेज, आप कितना वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हमारे पास वेलोसिटी है। इस चीज़ को लाजमन याद रखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी। यहाँ पे ना क्या करना, आपने वी निकालना है। वी निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको इस साइड पे लेके जाऊँगा, वी इज इक्वल टू 2EV/m, और ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर को वी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो मैं इस साइड पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ 2EV/m। स्क्वायर रूट लेके हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब ना एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि अगर हम, आपने ये फिजिक्स में बेसिक लेवल में पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू VT, शायद याद हो, या बाज़ दफ़ा S की जगह पे D भी लिखते हैं, से D इज इक्वल टू VT। मैं इसी फार्मूले को दोबारा फिर यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे क्या जी, D इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, D इज इक्वल टू VT। मैं यहाँ से T निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, T इज इक्वल टू D/V, यहाँ पे क्या आ जाएगा, D/V। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे V की वैल्यू को पुट कर दो, V की वैल्यू को पुट कर दो। V की वैल्यू क्या है, ये वाली। सही है, तो मैं अगर D की वैल्यू, यहाँ V की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, D/√EV/m, √EV/m। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास कुछ ये वाली चीज़ बन जाएगी। जो चीज़ डिनोमिनेटर 2EV है, 2EV/m, जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है वो नोमिनेटर में चली जाती है। सो D इज इक्वल टू √m/2EV। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। क्या चीज़ है, T इज इक्वल टू D/√m/2EV। जो याद रखिएगा ये मैथ का रूल है, जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में होते हैं वो नोमिनेटर में चले जाते हैं, D वैसे का वैसा ऊपर पड़ा हुआ है। सही, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चीज़ चेंज करूँ ना, मैं यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू, और इसके अलावा जो चीज़ें कांस्टेंट है मैं उसको ब्लैक से लिखूंगा, D/√, इसके बाद हमारे पास मैस डिफरेंट हो सकता है और चार्ज डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट। सही है, तो 2V, वोल्टेज भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे गौर करोगे ना, हमारे पास D भी कांस्टेंट है। D से मुराद क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है आइंस ने, इसको हम नाम दे रहे होते हैं D का। क्या नाम दे रहे होते हैं, D का। और वोल्टेज जो आपने शुरू में अप्लाई किया होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ किस चीज़ की चेंजिंग आ सकती है, आपके वहाँ यहाँ पे आयंस के साइज यानी मैसेज की चेंजिंग आ सकती है, वो है मैस M। सही है, और इसके अलावा चार्ज, इनके ऊपर चार्ज डिफरेंट हो सकते हैं। सही है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ रिलेशनशिप निकालूँ तो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M/E। सही है, और या फिर मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M।
मतलब जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसको जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब बड़े साइज वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, छोटे साइज वाले को कम टाइम लगेगा। और यही बात हमने पहले भी कर ली है। सही, यहाँ से हमें एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि बड़े साइज़ को कम टाइम और छोटे साइज़ को ज़्यादा टाइम मिल रहा होता है। सो m/e वैल्यू ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, टाइम के। अब ना इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर दो चीज़ों को कांस्टेंट रखो बाकी दो चीज़ें निकाली जा सकती हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ यहाँ पे कि मैं टाइम निकालना चाहता हूँ, t इज इक्वल टू √28। अब ये किसके लिए हो गया, ये 28 नाइट्रोजन के लिए है, क्योंकि 28 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है, मास क्या होता है 28, और इसके ऊपर चार्ज +1 में सपोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर टाइम निकलता है ये 5.30 माइक्रो सेकेंड है। ये किसके लिए, फॉर N2 नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे पुट किया है। अगर इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर निकालना चाहता हूँ ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 होता है। सही है, इसके लिए आएगा 5.66 माइक्रो सेकेंड, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सही है, ये है हमारे पास फॉर O2 ऑक्सीजन के लिए ये वाला काम है। सही है, यानी कि अगर मैं इन दो चीज़ों को, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख के इन दोनों से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूँ, कितना टाइम यहाँ से यहाँ पे लगेगा, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस चीज़ के ज़रिए से आप आयंस को सेपरेट कर सकते हैं। सही, ये है जी लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ पर याद रखिएगा एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके जो आयंस इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी तब ही सेम होगी, इनकी वेलोसिटी सेम होगी। सही है, वेलोसिटी सेम होगी तो मैथ्स की बुनियाद पर ये सारे की सारी चीज़ें अलग हो रही होती हैं। सही है, लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट मेनली आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए। लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब क्या होता है, आयंस का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। जिस तरह जहाज़ फ्लाइट करता है, फ्लाइट क्या करता है कि ज़मीन पर नहीं चलता, ये नीचे से रगड़ के नहीं आ रहे, हवा के अंदर आ रहे हैं। सही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।